अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। काफ़ी अर्से से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मैट्रिक के बाद जो फ्री थे, मुझे उनके बारे में था कि काफ़ी सारे, क्योंकि बच्चों ने कोचिंग क्लासेस जो है स्टार्ट नहीं की, बहुत सारे उन्हें कर भी दिए हैं। तो वहाँ पे टीचर्स क्योंकि लेक्चर मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए एक नया मेथड होता है। और बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जा रहे होते हैं, वो क्योंकि ज़्यादातर तो अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर वो जा भी रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज इशू होता है कि उन्होंने उर्दू मीडियम पढ़ा होता है, तो ये इंग्लिश मीडियम में बुक्स आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो मैंने कोशिश की है कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी बुक के जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर जो है वो स्पेशली केमिस्ट्री के जो है आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। तो आप लोग अटैच रहिएगा। इंशाल्लाह हम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो इस बुक को हम ख़त्म भी करेंगे, और दरमियान में कभी कभार जो है वो लाइव सेशन भी हुआ करेंगे, उसमें कमेंट्स के ज़रिए से या आप लोग लाइव आके जो है मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकेंगे। तो आज एफएससी में जो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, तो सबसे जो अब यूँ समझ लें कि जो डीपली जाके जो चीज़ स्टडी करने वाली है या जिसका कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, वाइड है, वो है केमिस्ट्री। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि थ्योरी है, और उसके थ्योरी जो है वो उसके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आपने कहीं भी पढ़ना नहीं शुरू किया तो उसको ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें, पढ़ना शुरू करें। अदरवाइज़ आप लोग अपने जो कज़न्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने अभी रिसेंटली जिन्होंने अभी पेपर देने हैं पार्ट 1 के, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि उनका कोर्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने कुछ काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं उनको स्किप किया है, फिर अभी भी उनकी तैयारी जो है उतना की नहीं है जितनी कि वो मैट्रिक में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर जो है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें हमारे पास जो ऐसे हमने 9th में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मोल का कॉन्सेप्ट था, एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट था, या रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था। तो उसको अगर हम मज़ीद डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एटम की हिस्ट्री है। तो बहुत सालों पहले यही समझा जाता था कि बैटरी इज़ मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल का मतलब सबको ही पता है कि ऐसे पार्टिकल जिसको जो है वो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सके। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स, ये आपको पता ही है कि सारी का सारा जो बेसिकली नॉलेज है वो दो जो ज़ुबानें हैं या जो कौमें हैं, ग्रीक और लैटिन, इन दो जो कौमें हैं इनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था। और यहाँ इससे पहले जो है वो मुस्लिम्स के पास भी जो है वो, उससे बाद में जो है वो मुस्लिम्स ने भी इनको बहुत ज़्यादा काम किया साइंस के ऊपर। मैटर कुल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। बाद में ये आइडिया आया कि हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, और इसको डिवाइड करते करते हम एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और डेमोक्रेटस ने इन पार्टिकल्स को, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटमस का नाम दिया था। और एटमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, मीन नाकाबिले तकसीम। However, the idea of Greek philosophers were not based upon experimental evidence, क्योंकि वो philosophers हैं और philosophy की आपको पता है कोई experimental base नहीं है। What is the basic difference between science and philosophy? यही है कि science जो है वो experimental based जो है वो knowledge है, जबकि philosophy जो है वो evidence नहीं मांगती, वो proof नहीं मांगती, वो ideas होते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो पहले जो इल्म था उसकी यूँ समझने की अहमियत ज़्यादा थी, क्योंकि उनको अपनी बात को प्रूफ नहीं करना पड़ता था, वो आइडिया के ज़रिए या दलाइल के ज़रिए सामने वाले को कन्विंस करते, तो वो फ़िलासफ़ी थी। 17वीं सदी के अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस disclosed that a few elements are the components of many different substances। 17वीं सदी के अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर कंपाउंड्स, मतलब कि जब डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, देखा गया कि उसमें किस किस एलिमेंट की जो है वो क्वांटिटी कितनी कितनी ज़्यादा है, तो उसका जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उस एक कंपाउंड में जो है वो दो या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। जैसे पानी है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, या ग्लूकोज है, या प्लांट्स के अंदर जो सेलुलोज हैं। इन बेसिक कंपाउंड्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है साइंसदान इस चीज़ में लग गए कि कैसे जो है वो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना सकते हैं, और कैसे हम कंपाउंड्स को फर्दर जो है वो एलिमेंट्स के अंदर
तोड़ सकते। फिर 1808 के अंदर एक इंग्लिश स्कूल टीचर जो है वो जॉन डाल्टन रिकॉग्नाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, उसने ये दो लॉ दिए हैं। इन दोनों लॉ को आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है और कंपाउंड में हमेशा जो है वो एक फिक्स कंपोजिशन होती है मासेस के अकॉर्डिंग। तो उसने इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो उसको बनाया। द मेन पॉस्टुलेट विच इज़ दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, कि हर जो चीज़ है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मिलकर बनी हुई है और एलिमेंट्स में जो है वो डिफरेंस है। और किन का डिफरेंस है? प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ भी कौन सी हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिया जा रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है। सो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ही एक बेसिक सी डेफिनेशन है एटम की। कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे मेरे पास पढ़े तो उनको मैं एलिमेंट और एटम की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। बच्चे हमेशा एटम और एलिमेंट को सेम जो है वो थिंग कंसिडर करते हैं कि एलिमेंट और एटम जो है वो सेम ही है। एटम आप यूँ समझ लें कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है कि उसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन जो एलिमेंट है ये जो है वो अलग अलग है। क्या मतलब ये कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करने जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम का स्ट्रक्चर। तो जो बेसिक डिफरेंट है एलिमेंट में और एटम में, तो एटम को आप यूँ समझ लें कि एक जनरल टर्म है सबके लिए। जो एलिमेंट्स हैं वो सब जो हैं वो अलग अलग हैं। ये जो आप लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे इनके डिफरेंट जो है वो आपने पढ़ा है आइसोटॉप्स हैं, तो उनको हम एटम्स का नाम देते हैं। सो हीलियम, नियॉन। अच्छा, डेफिनेशन को ज़रा दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो उसका एटम है, ठीक है। अब वो एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली हो भी सकता है और ऐसा होता है कि वो कंबाइंड फॉर्म में हो। जैसे सोडियम है तो आपको पता है कि सोडियम एक एलिमेंट है, लेकिन उसके जो एटम्स हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और वो क्लोरीन के साथ पाया जाता है सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में। तो एटम क्या है? विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एक कन्फ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। कन्फ्यूजिंग इस वजह से है कि हीलियम और नियॉन जो है वो आपको पता है नोबल गैसेज हैं, तो ये किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है। तो उस वजह से हम इनको मालिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है वो कहा गया है कि ये एटम्स हैं, तो एक्चुअली ये मालिक्यूल्स हैं। कैसे मालिक्यूल्स हैं? आगे उसने रीज़न दे दिया, विच हैव इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो चीज़ जो स्टेबल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, वो मालिक्यूल है, ठीक है। तो इसको हमने मोनो एटॉमिक मालिक्यूल के नाम से पहले पढ़ा हुआ है। जबकि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ये एटम्स हैं बिकॉज दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद मॉडर्न जो रिसर्च है एटम के बारे में आज वो क्या कह रही है? हमने सिर्फ पढ़ा था कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 2 से 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आज की जो रिसर्च है वो कहती है कि राउंड अबाउट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर मौजूद हैं। इसमें जो कुछ नए पार्टिकल्स का नाम आपको पढ़ने को मिल रहा है वो हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। इनकी फर्दर जो डिटेल है वो आगे नहीं आएगी केमिस्ट्री में, तो हम इसको मज़ीद जो है उस पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद Swedish chemist J. Berzelius determined the atomic masses of the elements and number of his values are closer to the modern values of atomic mass, ठीक है। MCQs के लिए आप लोग इसको याद रखोगे साइंटिस्ट के नेम को, जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। इसने जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो है वो डिस्कवर किए थे और एलिमेंट्स को सिंबल देने का काम भी इसी साइंटिस्ट ने किया था। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपको काम की चीज़ है, पहला तो ये कि इसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको सारे को याद कर सको, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम बुक्स हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप लोगों ने इसको इग्नोर किया कि हम बस एक अपने काम की चीज़ कर लें, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं करना। आप लोग इस सारे को याद करो ताकि आपको इंग्लिश को याद करने की जो प्रैक्टिस है वो आपकी बने और इसको ट्रांसलेट भी कर सको आप लोग।
कि लाइन का मतलब क्या है, इसको समझ भी सकें। और कॉन्सेप्ट तो अभी आगे आने हैं। तो इस पैराग्राफ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आइडियाज़ हैं, जॉन डाल्टन इकोनॉमिक थ्योरी है, एटम की डेफिनेशन है, और ये रीज़न कि वाई हीलियम और नियॉन जो है वो एटम की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस डिस्कशन, इस बहस को भी अपने जेहन में बिठाना है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम याद रखने हैं, और जेकब बर्जीलियस के जो जो रोल है केमिस्ट्री के अंदर बुनियादी तौर पे, इसको भी आप लोगों ने इस तरीके से याद करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको रोज़ाना जो है वो लेक्चर्स मिल दिया करेंगे। और फर्दर मैं कोशिश करूँगा कि क्वालिटी ऑफ वीडियो को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इसके लिए मुझे आप लोगों की भी ज़रूरत है। तो अटैच रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।